कहानी है आज के लड़के लड़कियां। आज महेश बहुत खुश था और पहुंच गया यादों में। 4 साल पहले वह नौकरी की तलाश में मुंबई आया था। पर लिखकर गांव में रहने का कोई फायदा नहीं था। वहां तो कोई छोटी मोटी नौकरी मिलती या अपनी छोटी सी दुकान खोलकर बैठना पड़ता। इसके अलावा वहां और कुछ था भी नहीं जिस पर अपनी गुजर बसर की जा सके। यही सोचकर महेश ने मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली थी। पहले कुछ दिन तो महेश को एक लॉज में रहना पड़ा। फिर धीरे धीरे उसे उसके गांव के लोग मिल गए जो 3-4 के समूह में साथ साथ रहते थे। महेश भी उन्हीं के साथ चाल में रहने लगा था। चाल का मतलब है आधे कच्चे पक्के घरों की वे बस्तियां जहां संकरी गलियों में छोटे छोटे कमरे होते हैं। पानी के लिए एक सरकारी नल का इंतजाम होता है जहां बच्चे औरतें और मर्द सुबह से ही अपने अपने बर्तन लेकर लाइन लगा देते हैं ताकि वे पूरे दिन के लिए पीने व नहाने धोने का पानी भर सकें। अब महेश बड़ी मेहनत से नौकरी करके पैसा कमा रहा था और एक एक पैसा जोड़ रहा था ताकि रहने के लिए अपना छोटा सा घर खरीद सके। आज महेश इसीलिए खुश था क्योंकि उसने एक छोटा सा 8 बाय 8 फुट का कमरा खरीद लिया था। इधर उसके माता पिता भी काफी समय से जोर दे रहे थे कि शादी कर लो। रहने का ठिकाना हो गया था। सो अब महेश ने भी इसके लिए हामी भर दी थी। माँ ने गांव में अपने ही रिश्ते में एक लड़की पसंद कर रखी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन भी राह देख रही थी कि कब महेश आए और उसे ब्याह कर मुंबई ले जाए। महेश गांव गया और फिर चट मंगनी पट ब्याह। वह 1 महीने में सुमन को लेकर मुंबई आ गया। सुमन मुंबई के तौर तरीके सीख रही थी। वह भी रोज सुबह पानी की लाइन में लग जाती और वहां की मराठी औरतों के साथ बातें करके थोड़ी थोड़ी मराठी भी सीखने लगी थी। जब शाम को महेश दफ्तर से काम करके खोली में लौटता और सुमन को अपनी बाहों में भरकर प्यार भरी बातें करता तो वह कहती, धीरे बोलिए, सबके कमरे आसपास हैं, खिड़की भी तो सड़क पर खुलती है, कोई सुन लेगा तो। महेश कहता, सुन ले तो सुन ले, हम अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, कोई चोरी थोड़े ही कर रहे हैं। आसपास की जवान लड़कियां भी कभी कभार सुमन को छेड़कर कहती, भाभी कल भैया से क्या बातें हो रही थी, हमने सुना था सब कुछ। सुमन जवाब में कहती, कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास हमारी बातें सुनने के अलावा। इस तरह 4 साल बीत गए और सुमन के 2 बच्चे भी हो गए, बड़ी बेटी सरिता और छोटा बेटा वेद। महेश अपने परिवार में बहुत सुखी था। वह अब एक फ्लैट खरीदना चाहता था ताकि जब उसके बच्चे बड़े हों तो थोड़े अच्छे माहौल में पल बढ़ सकें। इसके लिए वह एक एक पाई जोड़ रहा था। सुमन और महेश सोने से पहले रोज नए फ्लैट के बारे में ही बात करते थे। महेश कहता, एक 1 बेडरूम का फ्लैट हो जाए बस। सुमन कहती, हाँ तुम नया घर लेने की तैयारी करो, हम उसे सजा देंगे और बाहर नेम प्लेट पर मेरा भी नाम लिखना। घर के दरवाजे पर हम लिख देंगे आशियाना। महेश हर छुट्टी के दिन ब्रोकर से मिलकर फ्लैट देख कर आता। कोई बहुत अंदर गली में होता जहां से मेन रोड पर आने में ही आधा घंटा लग जाए, तो कोई बच्चों के स्कूल से बहुत दूर होता। कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग होती जिसमें लीकेज की समस्या होती, तो कोई बहुत अंधेरी सी बिल्डिंग होती और कीमत पूछते ही मकान मालिक भी बड़ा सा मुंह खोल देते। कीमत बड़ी और फ्लैट का साइज छोटा। लोग 30 लाख रुपए तक मांगते। कहां से लाता महेश इतने पैसे? 20 लाख रुपए में अच्छी सी लोकेशन देखकर उसने एक 1 बेडरूम फ्लैट खरीद लिया जिसके आसपास सारी सुविधाएं थीं और रेलवे स्टेशन भी नजदीक था। फ्लैट में रहने से सुमन और बच्चे भी मुंबई के रंग में रंगने लगे थे। महेश की बेटी सरिता 13वें साल में थी। उसका शरीर अब गोलाई लेने लगा था और वह अब थोड़ा सज-धज कर भी रहने लगी थी। ऊपर से टेलीविजन और मीडिया। आजकल के बच्चे वक्त से पहले ही सब कुछ समझने लग जाते हैं। फिर घर में जगह व एकांत की कमी। अब घर छोटा पड़ने लगा था। महेश अब बच्चों से नजरें बचाकर मौका ढूंढता कि कब सुमन के करीब आए और उसे अपने आगोश में ले। वक्त तेजी से बीत रहा था। सरिता अब कॉलेज जाने लगी थी और रोजाना नए कपड़े, जूते, बैग वगैरह की मांग भी करने लगी थी। उसकी ये सब जरूरतें पूरी करना महेश के लिए मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन सरिता बोली, पापा मेरी सारी सहेलियां नई फिल्म देखने जा रही हैं, मुझे भी जाना है, माँ से कहिए न कि मुझे कुछ रुपए दें। महेश ने कहा,
देखो सरिता बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुम्हें भी घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन बेटी, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के तमाम खर्च हैं और बाद में तुम्हारी शादी के। फिर तुम्हारा छोटा भाई भी तो है। उसके बारे में भी तो सोचना है। आज तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन रोज रोज जिद मत करना। सरिता खुशी खुशी पैसे लेकर कॉलेज चली गई। सुमन महेश से बोली, कैसी बातें करते हैं आप? आज पैसे दिए तो क्या वह रोज नहीं मांगेगी? लड़की को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। महेश बोला, बच्चों के लिए करना पड़ता है सुमन। ये भी तो बाहर की दुनिया देखते हैं, तो इनका भी मन मचलता है। और अगर हम न दें, तो इनका हम पर से भरोसा उठ जाएगा। अब सरिता तकरीबन हर रोज महेश से पैसे मांगने लगी थी। कभी कभी महेश मना कर देता, तो उस दिन सरिता मुंह फुलाकर कॉलेज जाती। कॉलेज के बाद या कभी कभी कॉलेज से छुट्टी करके लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डाले मुंबई के बीच पर घूमते नजर आते। कई बार थोड़े अमीर परिवार के लड़के लड़कियों को अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते, तो कभी फिल्म दिखाकर भी लाते। महेश तो सरिता की जरूरत पूरी करने में नाकाम था। सो अब सरिता भी उन लड़कों के साथ घूमने लगी थी। किसी लड़की को बाहों में बाहें डालकर घुमाना फिराना इस उम्र के लड़कों के लिए बड़े गर्व की बात होती है। और लड़कियां सोचती हैं कि यह प्यार है और वह लड़का उनकी खूबसूरती का दीवाना है। सरिता की दूसरी सहेलियां भी ऐसे ही लड़कों के साथ घूमती थीं। एक दिन सभी लड़के लड़कियां गोराई बीच चले गए। बोरीवली से छोटी नाव, जिसे फेरी कहते हैं, जो एक छोटी सी क्रीक को पार करा देती है और गोराई बीच आ जाता है। यह मछुआरों का गांव है। मछुआरे बहुत ही कम कीमत पर, यूं समझिए 200-300 रुपयों में कमरे किराए पर दे देते हैं, ताकि लोग बीच से आकर कपड़े बदल लें और आराम भी कर लें। सो सारा ग्रुप पूरा दिन सैर सपाटा करके आता और अलग अलग कमरों में बंद हो जाता। यह सारा खर्चा लड़के ही करते थे। अब यह सब सरिता व उसकी सहेलियों व लड़कों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। कभी कभी वे लड़के अपने दूसरे दोस्तों को भी वहां ले जाते, और सरिता व उसकी सहेलियां उन लड़कों से भी हिल मिल गईं। यही तो खास बात है इस उम्र की कि कुछ बुरा तो नजर आता ही नहीं। सब अच्छा ही अच्छा लगता है, और अगर माता पिता कुछ कहें, तो उनकी बातें दकियानूसी लगती है। लड़के लड़कियां एक दूसरे की सारी जरूरतें पूरी करते। दैहिक भूख व मौज मस्ती। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन वहां पर पुलिस की रेड पड़ गई, जिसमें सरिता भी पकड़ी गई। फिर क्या था, सभी लड़के लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, और फोन करके उनके माता पिता को भी वहां बुलाया गया। महेश के पास भी पुलिस स्टेशन से फोन आया। वह तो फोन सुनते ही हक्का बक्का रह गया। जल्दी से वह दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां सरिता को देखा और सारी बात मालूम होते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। पुलिस के हाथ पैर जोड़कर वह सरिता को वहां से लेकर घर आया। जब सरिता की मां ने सारी बात सुनी, तो उसने सरिता को जोरदार तमाचा जड़कर कहा, शर्म नहीं आई तुझे उन लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए? सरिता कहाँ चुप रहने वाली थी। वह कहने लगी, 19 साल की हूँ मैं और बालिग भी हूँ। अगर आप और पापा सब कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? कितनी बार देखा है मैंने आप और पापा को। इतना सुनते ही सुमन ने सरिता के गाल पर दूसरा तमाचा जड़ दिया और गुस्से में बोली, अरे हम तो पति पत्नी हैं, पर तुम इस पढ़ने लिखने की उम्र में बिन ब्याहे ही। सरिता ने सारी हदें पार कर दी और बोली, तो क्या हुआ जो शादी नहीं हुई तो? तुम लोगों को देखकर बदन में उमंग नहीं जागती? कैसे शांत करूं मैं उसे बिन ब्याहे? अगर वे लड़के मुझे घुमाते फिराते हैं, मेरी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, तो बुराई भी क्या है इस दैहिक संबंध में? पापा और आप भी तो शादी करके यही कर रहे हो, सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना। तो क्या इस पर शादी की मुहर लगाना जरूरी है? आप लोग तो मेरी जरूरतें पूरी कर नहीं पाते। सिर्फ मैं ही नहीं, आजकल तो अक्सर सभी लड़कियां करती है यह सब। माँ अब तुम लोग पुराने जमाने के हो गए हो। आजकल सब चलता है, कुदरत ने दे दी है, तो उसको इस्तेमाल करने में क्या बुराई है? सरिता की ये बेशर्मी भरी बातें सुनी नहीं जा रही थी। महेश तो अपने कानों पर हाथ रख मुंह नीचे किए बैठा था, और सरिता लगातार बोले जा रही थी।
उसने तो मौज मस्ती की चाह और अपनी दैहिक भूख को शांत करने के लिए सारी हदें पार कर ली थी। नए नए लड़कों से दैहिक संबंध बनाने में उसे कोई बुराई नजर न आई। इसका कोई दुख या गिला भी न था उसे। सुमन कोने में दीवार पर सिर टिकाकर आंसू बहाए जा रही थी। अब महेश जुट गया था 2 कमरों का घर ढूंढने में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।